Hello students, welcome to all of you in the first lecture of the chapter determinant. पिछले चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था. एक्चुअली ये जो डिटर्मिनेंट टॉपिक है वो भी रिलेटेड टॉपिक है मैट्रिसेस से, बिकॉज जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं वो तो एक्चुअली मैट्रिसेस जो है वो तो आपको पता ही है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, उनकी कोई वैल्यूज नहीं होती है. बट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर हमारा डिस्कशन है आज का. तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जो है वो आगे उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैथमेटिशियंस ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एंड इन दैट प्रोसीजर जब वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो इसमें दिखी. और तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले a2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं a1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जो इक्वेशन होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, a1 a2x प्लस a2b1y इक्वल टू a2c1, और यहाँ से फिर से आएगा a1 a2x प्लस a1b2y इक्वल टू a1c2. इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा y की वैल्यू a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय a2b1 माइनस a1b2. और इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे लिख सकते हैं a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1. लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1. सिमिलरली यदि आप x फाइंड आउट करोगे, x निकालोगे, तो इसी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, b2 से, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए b1 से. तो जो x की वैल्यू आने वाली है, क्या कह रहा हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यदि b2 से और इसको b1 से, और फिर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, b1 b2 यहां आ जाएगा, यहां भी b1 b2, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा. x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1. ठीक है, तो y भी निकल सकता है, x भी. इस तरीके से हम लोग निकालते रहे अभी तक. अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक जो कोइंसिडेंटली मैं देख रहा हूं कि ये a1b2 माइनस a2b1 यहाँ भी है और a1b2 माइनस a2b1 यहाँ भी है. तो यदि हम ध्यान से देखें तो a1b1 a2b2, यदि इसको मैं डिटर्मिनेंट को इन जनरल डी डेल्टा ऐसे डिनोट करते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को. बट अभी के लिए मैं यहाँ जो x और y के जो कोफिशिएंट हैं उनको ऐसे ही, जैसे वो रो वाइज हैं, a1 b1 ऐसे लिख लिया, और इधर a2 b2 लिख लेता हूं. इसको मैं डी डिटर्मिनेंट बोल देता हूं, d1 डिटर्मिनेंट. ये जब मैं लिखूंगा तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कहाँ, 1 मतलब x, है ना, ऐसे समझिए. 1 का मतलब ये x वाला पार्ट, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना. इस बार किसको लिखना है, यहाँ पे इस जगह पे c1 c2 को लिखना है, ऐसे समझिए, c1 c2. और जो y वाला प्लेस है उस पे y के जो कोफिशिएंट d1 b2 है उसको लिख दीजिए, है ना. एंड सिमिलरली d2 कैसे निकालते हैं, d2 किसको कहेंगे, इसमें जो y वाला पार्ट है उसकी जगह पे हम c1 c2 लिखेंगे. तो a1 a2 तो यहीं लिखना है, a1 a2, और ये जो सेकंड प्लेस है वहां पे क्या लिखेंगे, y का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, c1 c2 लिख लेते हैं. ठीक है, और इस बार देखते हैं कि कितना आएगा ये. तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं. तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग a1 b2 माइनस a2b1, a1 b2 माइनस a2b1. ये d1 कैसे निकालते हैं, c1 b2 माइनस c2b1. और d की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, a1 c2 माइनस a2c1. तो यदि हम ध्यान से देखेंगे जो हमारा x और y पहले हम निकाल चुके हैं ना,
उससे x कितना के बराबर होगा, x यदि हम लिखना चाहें तो दैट इज b2c1 माइनस b1c2 दैट इज d1, सो इट इज d1 एंड नीचे जो लिखा हुआ है a1 b2 माइनस a2 b1 वो d की वैल्यू है, तो d1 बाई d। सिमिलरली y कैसे निकलेगा, तो d2 दैट इज a1 c2 माइनस a2 c1 को हम लोग d2 निकाल करके रखे हैं, ठीक है ना ऐसे, और a1 b2 माइनस a2 b1 जो है वो हमारा d निकला हुआ है, तो हम लोग d2 बाई d को यूज करते हुए y निकाल सकते हैं। तो कहने का यह मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट को हम 2/2 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उससे हम 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू निकालना यदि हम सीख जाएं तो हम 3 वेरिएबल्स के अंदर के जो इक्वेशन होंगे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत ज्यादा यदि हमारे पास वेरिएबल हो और उसमें उतने ही इक्वेशन हो, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस जो है वो बहुत ही यूजफुल हो सकता है। सो डिटर्मिनेंट के थ्रू हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी फाइंड। डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी फाउंड, निकाला जा सकता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। जैसे ये मैट्रिक्स जो है वो 1/1 ऑर्डर का है, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है और 1/1 ऑर्डर का है। यदि मैं पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कितना होगा तो जो नंबर उसके अंदर रहेगा वही लिख देना है, ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही नंबर होगा जो कि उस मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है। यदि हम 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करें, जैसे मान लीजिए ये 2, 3, 4 एंड 5 ये रहा, ठीक है। ये क्या है, 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या सिंबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखते हैं। ऐसे 2 लाइन खींचते हैं छोटा छोटा, ठीक है, जैसे इस तरीके से, और बी उसको बीच में लिख देंगे तो इसको हम क्या रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और इसको दूसरा भी सिंबल देते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड DET ऑफ बी, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सिंबल है सिंपल। और ये कैसे निकाला जाएगा, फिर इसको लाइन में लिख लेंगे यदि तो 2, 3, 4, 5, ठीक। और निकलेगा कैसे, 2 into 5 माइनस 4 into 3 and that is equal to 10 minus 12, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ 2। सो इस मैट्रिक्स की 2/2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो लिया था मैंने एग्जांपल, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 है, ठीक। 3/3 ऑर्डर का भी इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर, 3, 4, 1, 0, 1, 2, 3, 1, -1, है ना। ये सी मैट्रिक्स है और इसका मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। ये अभी हटा देता हूं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कैसे निकालते हैं, देखिए, दैट इज 3, 4, 1 फर्स्ट रो में है तो उसको फर्स्ट रो में लिख लेंगे, 0, 1, 2 is in the second row and 3, 1, -1 in the third row, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के 6 तरीके हैं, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 उसी तरीके से कॉलम भी हैं। तो आप किसी भी रो को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो। जैसा कि मैं इसमें फर्स्ट रो को यूज करते हुए निकाल रहा हूं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद 3 जिस भी रो में होगा, कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, और जो फर्स्ट कॉलम उसको डिलीट कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो सब मैट्रिक्स बचा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको और इसको यदि आप हटा दोगे तो यही बचेगा, ये 4 एलिमेंट 1, 2, 1, -1, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। उसके बाद जाना है इधर, इसको पॉजिटिव में रखना है, यहाँ माइनस लिख देना है, ठीक है ना। प्लस पहला रहेगा तो इधर माइनस, ठीक। फिर 4 आया
और 4 जिस रो, तो किस रो में है, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 0 2 0 2 3 -1, और फिर +1 +1 प्लस करना है, फिर माइनस, फिर से प्लस कर देना है, ठीक है। ऐसे आप याद ही रखिए, ठीक है। और फिर 1 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, 0 1 3 1 0 1 3 1, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। तो 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है इस तरीके से, 1 × -1 दैट इज -1, माइनस लगाएंगे यहाँ, 1 × 2 इज 2, तो इस तरीके से -4 टाइम्स इसका वैल्यू कितना होगा, 0 -6, 0 × -1 दैट इज 0 -6, तो 0 -6 दैट इज -6, प्लस 1 टाइम्स 0 -3 दैट इज -3, इस तरीके से लिख लेना है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 × -3 दैट इज -9, 3 -1 -2 is -3, so 3 × -3 is -9, plus 24 -3, ठीक है, लिख लेंगे। और ये कितना हो जाएगा, 24 - 12 एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाता है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 6 तरीके से, 3 रो वाइज और 3 कॉलम वाइज निकाला जा सकता है। इसमें प्लस साइन कहाँ लेना है, माइनस साइन कहाँ पे लेना है, वो बिल्कुल 3/3 ऑर्डर में आप तो याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, अल्टरनेटली जो है वो आप याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, ऐसे, ठीक है। तो कहाँ पे माइनस लेना है, कहाँ प्लस लेना है, वो इसी के साइन के अकॉर्डिंगली आपको लेकर के किसी भी रो और कॉलम से फाइंड आउट किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस रो और कॉलम से करने में ज्यादा आसानी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे जिस रो और कॉलम में ज्यादा जीरो होंगे उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो आगे हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की, जिसमें हम मैक्सिमम जो रो है उसके अंदर मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो पढ़ा है उससे एक बात तो समझ में आ गई है कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक तरीके से फंक्शन की तरह है, जिसमें जैसे फंक्शन में क्या होता है कि कोई वैल्यूज हम मतलब नंबर पुट करते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर हमें आउटकम में मिलता है। सो डिटर्मिनेंट कैन बी थॉट ऑफ एज ए फंक्शन। सो डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन, यू कैन रिप्रेजेंट इट्स डेफिनेशन एज डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन whose domain is set of square matrices and codomain, or you can say that range, and range is any real numbers, है ना। जस्ट एज यू कैन थॉट ऑफ एज फंक्शन, एफ जो है ना डिटर्मिनेंट क्या एक फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस टू सेट ऑफ रियल नंबर, वेयर एम इज सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट किसका निकाला जा सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड के क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर से। Such that f of a is equal to constant वैल्यू आती है हमेशा, where a is a square matrix, that means a must belongs to m and c must belongs to the set of real numbers. Okay, c must belongs to k set. तो इस बात को समझना होगा कि मैट्रिक्स का ही, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। So determinant of a square matrix is a real number. So first thing we must remember that determinant of a square matrix is a real number, and that means determinant of a square matrix A
must belongs to set of real numbers। मैंने बताया कि 1 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स है, उसका तो डिटर्मिनेंट वही सेम नंबर ही होगा क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट होता है। 2 by 2 ऑर्डर में जो है वो आपका क्रॉसली मल्टीप्लाई होते हुए सब्सट्रैक्ट करते हैं। ए जैसे 2 by 2 ऑर्डर में देखा ही था हम लोगों ने कैसे निकालते हैं। 3 by 3 ऑर्डर का यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे ये 3 by 3 ऑर्डर में तो नंबर इसी तरीके से रहता है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। ये सब नंबर्स हैं A1 B1 C1 आर एनी रियल नंबर्स, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे A1, और A1 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3 ये लिख लेंगे, माइनस B1, फिर जो डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग वो कौन सा लेंगे, B1 जिस रो और कॉलम में वो डिलीट करने से A2 C2 और फिर आएगा A3 C3 प्लस C1 A2 B2 A3 B3 है ना, A3 B3 इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। अब आगे तो आपको ये समझ में आता ही है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है 2 by 2 ऑर्डर का वो कैसे निकालते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2। अभी जैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है तो फर्स्ट रो को यूज किया है, A1 B1 और C1 वाले को। सिमिलरली जो है वो यहाँ पे सेकेंड रो, थर्ड रो, या तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, या तो थर्ड कॉलम को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट कॉलम का यूज करके बताता हूँ, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अल्टरनेटली जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों सेम ही आएगा। आप कैसे भी निकालो डिटर्मिनेंट वैल्यू इतनी ही आने वाली है। ठीक है। तो जैसे मैं सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, ये तो बाय यूजिंग रो 1 किया है मैंने। यदि मैं बाय यूजिंग कॉलम 1 करूंगा तब भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो इतना ही आने वाला है। तो कॉलम 1 यूज करते हैं तो यहां से आएगा A1, और A1 किस रो और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। इसको हटा के B2 C2 B3 C3 ये आ जाएगा, माइनस A2 टाइम्स A2 जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे तो B1 C1 B3 C3 प्लस A3 टाइम्स B1 C1 B2 C2। इसकी वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि इतना ही आएगा जितना यहाँ पे इसका फर्स्ट रो से निकाला है। मतलब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज करें, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज सेम। तो यहां से आएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। अब मैं दिखाता हूं आपको कि सभी एक जैसे ही है। A1 B2 C3 यहां भी है, माइनस A1 B3 C2 माइनस में रहने वाला है। यहां देखते हैं B1 A2 C3, तो B1 A2 C3 माइनस में इधर होना चाहिए कहीं पे, तो B1 A2 C3 माइनस में है यहाँ। ठीक है, प्लस B1 A3 C2 B प्लस B1 A3 C2 यहाँ है। फिर देखिए C1 A2 B3 प्लस में है, यहाँ भी है, माइनस A3 B2 C1 माइनस में यहाँ भी है। तो सारे के सारे जो नंबर्स है ना वो आपको इधर में और इधर में सेम ही है। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू
डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 6 तरीके से डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो द फर्स्ट property of the determinant is the value of determinant remain unchanged if the rows and column are interchanged। यदि आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। मतलब इसका ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये A3 B3 C3 है ना, ये डिटर्मिनेंट है। यदि इसका रो कॉलम से इंटरचेंज कर दें तब क्या मैट्रिक्स बन जाएगा। ये जिस मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं वो उस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। ए मैट्रिक्स है सपोज, और उसका डिटर्मिनेंट हमने ऐसे निकाला है। इसको यदि हम ट्रांसपोज कर दें, मतलब रो एंड कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो A1 B1 C1 यहाँ आ जाएगा। दिस इज A1 B1 C1। नाउ A2 B2 C2 जो सेकेंड रो है वो नाउ बिकम सेकेंड कॉलम A2 B2 C2 एंड दिस बिकम थर्ड कॉलम A3 B3 C3। ठीक है, तो ये और ये दोनों जो डिटर्मिनेंट हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको छोटा एक एग्जांपल से समझिए। तो 3x3 ऑर्डर में तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करके बताने में, तो इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। और ये 2x2 ऑर्डर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 1 2, क्लियर। और इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3 3, दैट इज 1 आएगा। ठीक, अब मैं इसका A ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। A ट्रांसपोज वो कितना हो जाएगा, 2 3 इधर आ जाएगा 2 3 और ये सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो ये भी कितना आएगा, 2 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये भी कितना आया, 1 आया। तो आप देख रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। और ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर में नहीं, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वहां पे वैलिड है। दैट मींस इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें या तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, मतलब इसी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सेम आएगा। दैट मींस इफ यू इंटरचेंज रोज इनटू द कॉलम्स देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, सेम रहने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ एनी 2 rows of a determinant be interchanged the value of determinant is changed in sign only, and the same is true for columns also। so rows और columns भी लिख सकते हैं of a determinant। so if any 2 rows of a determinant be interchanged the value of determinant is changed in sign only। like मान लीजिए किसी एक में समझ लेते हैं एग्जांपल से, डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि हमने निकाला और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ले लेते हैं 2 3 1 2 है ना। अभी निकाला भी था इसका डिटर्मिनेंट, कितना आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 2 2 4 माइनस 3 1 आएगा डिटर्मिनेंट, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डिटर्मिनेंट में इसके रोज को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, सेम कॉलम में भी होगा बट अभी मैं रोज के लिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर देता हूँ, है ना। रो 1 इंटरचेंज टू रो 2 और फिर जो है उस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं कितना आएगा। तो 2 3 की जगह 1 2 आ जाएगा, 1 2 और यहाँ 2 3 आ जाने वाला है। तो अब जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो आएगा 3 माइनस 4 दैट इज -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जब हमने इस मैट्रिक्स का निकाला स्क्वायर मैट्रिक्स A का तो 1 आया, लेकिन A मैट्रिक्स के ही जो एलिमेंट्स हैं या डिटर्मिनेंट के जो एंट्रीज हैं उनमें यदि हम इंटरचेंज कर दें, रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी उसमें साइन का बस अंतर होता है। इसका 1 वैल्यू है तो इसका -1 होगा। तो यहाँ से एक बात जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट D है, एक डिटर्मिनेंट D है और वो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, है ना।
और दूसरा वही D1 डिटर्मिनेंट है जो कि है इस तरीके से A2 B2 C2 A1 B1 C1 एंड A3 B3 C3, है ना, समझ रहे हैं बात। तो इसमें क्या किया है मैंने, रो 1 और रो 2 में इंटरचेंज कर दिया है। किसी भी एक रो या दूसरे रो को इंटरचेंज कर सकते थे, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, मतलब R1 को R3 से इंटरचेंज कर दें तो भी क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसका जितना वैल्यू है उसमें माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ डी के बराबर होगा। इस बात को समझना होगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसकी इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी उसमें माइनस साइन लग जाएगा, मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू में सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है। लाइक यदि ये वाला वैल्यू +5 है तो ये -5 होगा, और ये -5 है तो यहाँ +5 आएगा। ठीक, समझ रहे हैं बात। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि आप रो या तो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, रो इफ एनी टू रोज, मतलब रोज को रोज से इंटरचेंज कर दें तो भी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो चेंज हो जाती है, कितने से, बस माइनस साइन से। ठीक है, मतलब साइन में डिफरेंस आ जाता है। और कॉलम में भी इंटरचेंज करने से, इस कॉलम को इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो भी क्या होगा, बस साइन में ही डिफरेंस होगा। तो आइदर टू रोज इज इंटरचेंज, और यदि हम दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू में साइन का ही सिर्फ चेंज आता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए क्या है, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। दैट मीन्स यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो जाए, कोई सा भी दो रो, है ना, आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। एंड सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर कॉलम। इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए डेल्टा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, D1, D2 ये सब हम इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1, और यहाँ भी लिख देता हूँ A1 B1 C1, और यहाँ लिख देता हूँ A3 B3 C3। और इसका वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी दो रो यदि आइडेंटिकल हो गया, A1 B1 C1, यहाँ भी A1 B1 C1, मतलब कोई भी दो रो, फर्स्ट रो हो जाए, सेकेंड रो आइडेंटिकल हो जाए, या फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाए। सिमिलरली कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो, या फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो, कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तब भी उसकी वैल्यू 0 होती है। यदि आप इसको निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी बताया था, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि 0 होता है, लेकिन यदि आप निकाल करके रखोगे इसको तो सब कैंसिल आउट हो जाता है। जस्ट लाइक A1, और डिटर्मिनेंट में कैसे निकालते हैं, B1 C1 B3 C3 माइनस B1 डिटर्मिनेंट ऑफ A1 C1 A3 C3, ऐसे निकालते हैं। और फिर C1 प्लस में रहेगा A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3। 2/2 ऑर्डर में कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, क्रॉस करके B1 C3 माइनस B3 C1। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या आने वाला है, 0 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो कोई भी दो रो यदि आइडेंटिकल हो, या कोई भी दो कॉलम यदि डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। 2/2 में एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता भी सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट है 1 2 1 2, है ना, इसका ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो गया, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 × 2 2 माइनस 1 × 2 2, दैट इज 0। आप सब दिख रहा है 2/2 ऑर्डर में, तो है ना। 3/3 ऑर्डर में भी इसी तरीके से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। याद रखना है इस प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है डिटर्मिनेंट की, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि यदि मान लीजिए D एक डिटर्मिनेंट है जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4, है ना, ये डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसकी वैल्यू कितनी है,
इसकी वैल्यू है 4, 1 इंटू 4 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होता है -2। क्लियर। अब यदि इसी डिटर्मिनेंट के अंदर इसी डी में इस एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे देखिए D1 लिख लेता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, फर्स्ट रो को, किसी भी रो या कॉलम में कर सकते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये बाकी जो है वो 3 4 ऐसे लिख देता हूँ। अब इसकी यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, क्या किया है मैंने, ध्यान से देखिए, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 इंटू 1 किया यहाँ, और यहाँ क्या किया है 3 इंटू 2 किया है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी वैल्यू यदि मैं निकालूं तो 3 इंटू 4, यहाँ तो 3 है ना, 3 इंटू 1 इज 3, तो 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 3 इंटू 6 18, कितना आ गया ये, -6। तो यदि मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो ये जो है वो 3 इंटू -2 है, जो कि -2 किसका डिटर्मिनेंट वैल्यू था, डी का। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स डी लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हैं बात। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा जिसमें मैंने एक रो के अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 3 टाइम्स डी के ही बराबर आ जाएगा। इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि मान लीजिए के ए, के बी, के सी, है ना, और उसके बाद है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है, ठीक है। तो ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि निकालनी होगी तो इसमें यदि मैं ध्यान से देखूं नंबर k मल्टीप्लाई है, तो यदि मैं इसको k को बाहर निकाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 जैसे है ना, तो 3 बाहर निकल गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ऑटोमेटिकली 3 जो है वो बाहर ही निकलने वाला है। क्या होने वाला है, k आप ध्यान से देखोगे तो k इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, k जो है वो जैसे मल्टीप्लाई होता है तो k पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k जो है वो बाहर लिख करके और इसके A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर से आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर जो है वो हर एक एलिमेंट में नहीं मल्टीप्लाई होता, जैसे मैट्रिक्स में होता था कि यदि 2 मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या होने वाला है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली जिसमें भी चाहो। मतलब जैसे के बी के सी था तो इसको के को बाहर निकाल करके यहाँ रख दिया। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये और ये इसकी वैल्यू बराबर ही होने वाली है, मतलब फर्स्ट रो में है उसको के को सब में है, उसको सेकंड कॉलम में मैंने कर दिया या थर्ड कॉलम में के मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जस्ट लाइक यू कैन से यदि है मान लीजिए 2 3 5 10 ऐसे एक डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे जैसे मैं 5 देख रहा हूँ ना, तो मैं चाहूँ तो इसको 5 को ऐसे बाहर निकाल के 2 3 1 2 ऐसे लिख लूँ पहले तो, और फिर चाहूँ तो इस 5 को जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 ऐसे लिख दूं, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 यहाँ लिख। तो मतलब ये सब जो है ना इसकी सब की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी, बराबरी होगी। तो अकॉर्डिंगली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसे हम यूज करेंगे वो तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में हमें समझ में आएगा। लेकिन अभी जो थ्योरी पार्ट है उसमें आप ये समझिए कि यदि हम डिटर्मिनेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर है वो किसी एक रो या कॉलम में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, बट लेकिन एक ही रो या तो एक ही कॉलम में होगा, ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट में हो जाए मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि यदि कि कोई 2 रो या तो कोई 2 कॉलम है ना, पहले ये समझ लीजिए, इफ एनी 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज प्रोपोर्शनल, यदि कोई भी 2 रो प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये A1 B1 C1 और ये है k टाइम्स A1 k टाइम्स B1 k टाइम्स C1 और ये है A2 B2 C2। तो यहाँ ये जो रो है और ये जो रो है उसको हम प्रोपोर्शनल कहेंगे, मतलब इसका जो रेशियो है 1/k, इसका भी रेशियो 1/k, इसका भी रेशियो 1/k है ना, रो 1 is to रो 2 आप कह सकते हो यदि एलिमेंट वाइज देखें तो ये जो रो है और ये जो रो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब साफ साफ समझ लीजिए एक एग्जांपल से, यदि मैं इस तरीके से लिख दूं डिटर्मिनेंट में 2 4 3 है ना,
और यहाँ लिख दूँ 10, 20, 15 और यहाँ लिख दूँ 3, 1, 0, है ना, कुछ भी। तो ये जो दो रो हैं उसको यदि आप ध्यान से देखो तो 2 5 10, 4 5 20, 3 5 15। तो मतलब यदि हम इसको लिखना चाहें, यदि इसको लिखना चाहें तो ये यहाँ से इसमें 5, यदि हम 5 into 2 है, ये 5 into 4 है और ये 5 into 3 है, तो 5 यदि मैं इस रो से बाहर निकाल लूँ तो ये 2 4 3 और ये भी कितना हो जाएगा 2 4 3 हो जाएगा। 5 2 10, 5 4 20, 5 3 15 और ये 3 1 0। तो पिछला जो प्रॉपर्टी एक पढ़ा था कि दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, दो रो यदि आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के। तो इसके लिए तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बाकी इतना आप समझिए कि यदि दो रो प्रोपोर्शनल हो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब ऐसा भी यदि है 1 3 7 2 6 14, कोई फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो या फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम हो, तो अब यहां देखिए 2 टाइम्स है इसका, 2 टाइम्स 1 ये है, 2 टाइम्स 3 ये है, 2 टाइम्स 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिए क्या है, रेशियो में प्रोपोर्शनल है, 2:1 का रेशियो है। इधर से 2, यहाँ 2:3, यहाँ 2:7, है ना। तो 2 यदि बाहर निकालें तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे और उस कंडीशन में इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दो रो या तो दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, पहले रो के लिए समझ लीजिए, सेम जो बातें हैं वो कॉलम के लिए भी अप्लीकेबल है हर एक प्रॉपर्टी में। So if each element of any row can be expressed as a sum of two numbers, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. इसका क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है a1 plus x, b1 plus y और ये है c1 plus z, और बाकी a2 b2 c2 a3 b3 c3 ऐसे है। तो इसमें देखें तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 2 टर्म्स के सम में लिख पा रहे हैं, है ना, मतलब लिखा हुआ है जैसे, है ना। सो इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, यदि किसी रो का हर एक एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स के सम में यदि लिखा हुआ है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले मैं लिखूंगा a1 b1 c1 वाला जो है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस, और दूसरा डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, x y z, जो प्लस में था ना उसको इधर x y z, और फिर बाकी a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये लिखा जा सकता है। तो डिटर्मिनेंट में आपको याद रखना है कि यदि कोई भी रो या कॉलम में ऐसा है कि हर एक टर्म उस रो का जो हर एक टर्म है उसको यदि हम सम ऑफ 2 टर्म्स में लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसको हम दो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरीके से। एक में a1 b1 c1 आ जाएगा और दूसरे में x y z आ जाएगा, बाकी दोनों जो रो हैं वो वैसा का वैसा ही दोनों में रहने वाला है। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट की है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द सम मल्टीपल ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। रो में पहले समझ लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप ये इसको डेफिनेशन की तरह याद नहीं रखना है, आपको प्रॉपर्टी समझनी है और वो प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो इसलिए बिल्कुल भी याद रखने की स्टेटमेंट्स को जरूरत नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए डी डिटर्मिनेंट है और इसमें है a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इसके किसी एक रो को, मतलब r1 जैसे है, ठीक है ना, r1 जैसे है ना,
उसको यदि हम इंटरचेंज कर दें, मतलब द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। यदि हम किसी भी एक रो में मतलब R1 के अंदर यदि हम ऐड कर दें एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द सम मल्टीपल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। जैसे मैं R1 के अंदर क्या कर रहा हूं, R1 प्लस m टाइम्स R2 कर देता हूं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, रो 1 के एलिमेंट्स जो हैं उनको क्या कर रहा हूं, m मल्टीप्लाई करते हुए रो 2 एलिमेंट्स में ऐड कर दे रहा हूं, तो रो 1 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं ये अप्लाई करता हूं यहाँ पे तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, यही रूल है। मतलब अभी जैसे मैं इसमें क्या कर दूं, a1 प्लस m टाइम्स a2 हो जाएगा, ये b1 प्लस m टाइम्स b2, फिर हो जाएगा c1 प्लस n टाइम्स c2, और बाकी a2 b2 c2 में तो हमने चेंज किया नहीं, तो a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो जब आप निकालोगे तो उतना ही आएगा जितना इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है। तो इसका साफ साफ मतलब निकल गया कि जो हम किसी भी रो को किसी दूसरे रो के एलिमेंट को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए यदि हम ऐड कर दें तो जो नया एक डिटर्मिनेंट आएगा उसका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना पहले वाले का था, ठीक। और ये कॉलम वाइज भी अप्लाई होता है, और कॉलम में भी इसी तरीके से समझना है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम टू द सम मल्टीपल ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ अदर कॉलम। लाइक यदि मैं C1 के एलिमेंट्स को, लाइक मान लीजिए C1 एलिमेंट इंटरचेंज इनटू C1 प्लस k टाइम्स C3 कर दूं तो क्या आएगा, A1 प्लस k टाइम्स C1, ये C3 मतलब कॉलम 3 की बात कर रहे हैं, और C1 का मतलब यहाँ पे कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 इंटरचेंज हो जाएगा A2 प्लस k टाइम्स C2, A3 प्लस k टाइम्स C3, और B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यदि मैं इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखूंगा, दो डिटर्मिनेंट के सम में, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी रो या कॉलम यदि सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 लिख देता हूँ इसको, और इसको लिख सकता हूँ k टाइम्स C1 k टाइम्स C2 k टाइम्स C3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसलिए ये है कितने के बराबर, b के ही बराबर है। तो इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू हमने चेंज नहीं करी है, सिर्फ हमने जो ये अप्लाई किया है ये ऑपरेशन, उससे डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसके, डिटर्मिनेंट के, जो कि हमें अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आज की क्लास में थ्योरी हमने डिस्कस किया है, और एक्चुअली में सिर्फ थ्योरी करने से होगा नहीं, जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स इस पे नहीं करेंगे तब तक वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये थ्योरी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी थ्योरी के ऊपर जब आप क्वेश्चंस करेंगे और जब मैं करवाऊंगा तब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आएगा और वो याद हो जाएगा।